हम लोग रात में फिर गए तो पता चला कि वेंटिलेटर पर है और क्रिटिकल हो गया। तो बात थोड़ी सी डाइजेस्ट नहीं हुआ। साहब से स्टेटमेंट हुआ पोस्टमार्टम के लिए, फिर पोस्टमार्टम हुआ। उसके बाद से भी बहुत सारी दिल्ली सरकार थी या दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन था, उतना डीपली हम लोग को नहीं मालूम था, क्योंकि हम सारे ही ये कह लीजिए कि समझ में नहीं आ रहा था कि जो शहंशाह है वो यहाँ लेटा हुआ है और हम उसकी लाश के लिए लड़ रहे हैं, उसके बॉडी के लिए लड़ रहे हैं। कोई कह रहा है कि वहाँ दफनाया जाएगा, कोई कह रहा है वहाँ दफनाया जाएगा। तो अब सोच लीजिए कि साहब क्या थे और किसको उनसे डर थी, कि उनकी मरी हुई बॉडी से भी उनको डर लग रहा था कि यहाँ मिट्टी नहीं होना चाहिए, वहाँ नहीं होना चाहिए, वहाँ नहीं होना चाहिए। विधानसभा के विधायक हैं अमानतुल्लाह खान और दिल्ली वक्फ बोर्ड के चेयरमैन भी हैं। तो उनकी टेरिटरी में किसी का भी डेथ हो जाता है ना, तो वो लीगल हैं कि पेरेंट्स के साथ मिलके वो बॉडी अपने टेक ओवर करने के लिए, जो उन्होंने फिर वो भी पहुँचे, उनको भी पता चला। तो इमरान प्रतापगढ़ी भी आए थे, अमानतुल्लाह खान साहब भी आए थे, लेकिन इमरान प्रतापगढ़ी एग्जैक्ट किसी सरकार के उस पोस्ट पे नहीं थे कि जो उनकी कलम से कुछ हो सकता। हमदर्दी में आए थे, हमदर्दी में पूछने में, खैरियत में। खैर उनका भी शुक्रगुजार है इंसान कि कम से कम वो आए तो थे। अमानतुल्लाह खान साहब आए, उन्होंने अपनी सेक्रेटरी को बुलवाया, जो भी वक्फ बोर्ड के चेयरमैन होंगे। उन्होंने कुछ दिल्ली पुलिस के डीसीपी से उनकी बात हुई। उससे पहले हम सब की ओसामा साहब साथ में हम लोग थे, उनकी काफ़ी एसएचओ से, लोकल पुलिस से काफ़ी, हो सकता है किसी ने एक आध शायद वीडियो भी चलाया था, काफ़ी बहस हुआ इसी चीज़ को लेके कि यहाँ नहीं जाएगी, वहाँ जाएगी, हम बॉडी हैंडओवर नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, दिस टाइप की चीज़ों पे काफ़ी मतलब हॉट टॉक हुआ। अलग अंदाज के चैनल पर आप सबका स्वागत है। अभी हम दिल्ली के फ्रेंड्स कॉलोनी में हैं। डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब के चाहने वाले न सिर्फ सीवान, गोपालगंज, बिहार, बल्कि इंडिया के एक एक कोने में हैं। तो अभी हम आपको आमिर उर्फ टिंकू जी से मिलवाएंगे। दिल्ली में रहते हैं और हर तरह के लोग यहाँ मिलते रहते हैं। साहब परिवार के, वसामा साहब के बेहद करीबी हैं। डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब जब इस दुनिया से जा रहे थे, यानी उनका देहांत हुआ, तो उस टाइम वसामा साहब के साथ अगर कोई था, बहुत सारे लोग थे, उनमें आमिर साहब भी थे। स्वागत है हमारे चैनल पर। शुक्रिया जी। सबसे पहले हकीकत क्या है उस टाइम जब डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब इस दुनिया से गए थे? आज भी आम लोगों तक ये बात नहीं पहुंच पाई है कि हकीकत क्या था, यहाँ से उनका जो वहाँ पर क्यों नहीं दफनाया गया। कई ऐसे सवाल है जो लोगों के जहन में चलता है और एकदम सटीक इन्फॉर्मेशन लोगों तक अब तक नहीं पहुंच पाया है। मुझे उम्मीद है कि आप इस पर एकदम बिल्कुल बारीकी से बताएंगे लोगों को। देखिए, पहले तो सबसे बड़ी चीज़ कि वो दिन हिंदुस्तान की राजनीति के लिए सबसे एक बुरा दिन था, कि जो सिर्फ सिवान के लिए ही नहीं और सिर्फ सिवान के ही साहब नहीं थे। आप पत्रकार हैं, आपके साथ प्रोटोकॉल होगा कि आप शहाबुद्दीन को साहब नहीं कह सकते, लेकिन हमारे लिए सिर्फ वो साहब है। और साहब का लक़ब देने वाले भी राजद सुप्रीमो थे, जनता थी, बात करते हैं, जनता थी। जी जी, बस ठीक है इधर ही कि जनता थी, कोई और नहीं था। ना कि साहब ने किसी से कह के अपना जो नाम उन्होंने जो सरनेम लगा, उपाधि मिली एग्जैक्टली, तो वो साहब के लक़ब से जाने जाते थे। रात में कॉल आया जिस दिन उनको शिफ्ट हुआ, तो कुछ अधिकारी हैं, मेरे दोस्त हैं जो हॉस्पिटल में भी कार्यरत हैं, तो उन्होंने बताया कि ऐसी ऐसी चीज़ है कोरोना काल में। हमने कहा ठीक है। तो फिर अगले दिन सुबह हम लोग गए वहाँ हॉस्पिटल में, स्टेबल थे, ठीक, उतना मतलब सीरियस नहीं था, लेकिन डॉक्टरों के हिसाब से अंदर गए थे। नहीं, अंदर तो किसी को भी कोरोना वार्ड में सब किसी को भी अलाउ नहीं था ना, चाहे कोई भी, मतलब बाहर से दिख रहे थे। हाँ, नहीं, वार्ड में ही नहीं जा सकते आप, अंदर बाहर की तो बात। हॉस्पिटल के आप मैक्सिमम रिसेप्शन तक जा सकते थे। जो कोरोना वार्ड बनाया गया था उसमें किसी को भी, सिर्फ डॉक्टर, उसके अलावा किसी को भी अलाउ नहीं था कि वो
अंदर अंदर तक जा जा पाए। खैर अगले दिन शायद पहली मेरी मुलाकात दुआ सलाम हुई थी इससे पहले, लेकिन पहली मुलाकात मेरी ओसामा साहब से हुई, जो उनके साहबजादे हैं। जी। तो और भी उनके साथ जो कुछ दोस्त थे मेरे, जो मेरे भी दोस्त थे, उनके भी दोस्त थे, उन्होंने मेरे इंट्रोड्यूस कराया। फिर हम लोग की सलाम दुआ हुआ, काफ़ी चीज़ें हुई। फिर अब जो हम लोग कर सकते थे, जो दिन रात का शेड्यूल था, आदमी हॉस्पिटल आना जाना लगा रहता था, बुलेटिन अपडेट हर दिन ओसामा साहब के पास होता था, क्योंकि वो लीगल गार्जियन थे, लीगल पेरेंट्स थे, तो उनके पास लीगल अपडेट हुआ करता था। बट जिस दिन उनका देहांत हुआ, उस दिन रात में 10 बजे तक ऑलमोस्ट सारी चीज़ें ठीक थी, हर चीज़ ठीक था। जो छोटे साहब हैं जी जी। वो, उनसे भी बात हुआ और भी लोगों से बात हुआ, सब ने कहा कि ठीक है, मामला ठीक है। लेकिन रात को तकरीबन 12-1 बज रहा होगा, सडन खबर आता है, जैसे हमने आपको बताया कि कुछ हमारे दोस्त वहाँ डॉक्टर भी थे, कुछ अधिकारी थे जो जानने वाले, और मोहब्बत थी साहब से, और उस मोहब्बत में ना कोई दिखावा था, ना कोई छल था, ना कोई कपट था, वो दिल का मोहब्बत था। जी। तो हम लोग रात में फिर गए, तो पता चला कि वेंटिलेटर पर है और क्रिटिकल हो गया। तो बात थोड़ी सी डाइजेस्ट नहीं हो पाई एकदम से। कि जो आदमी 10 बजे 9 बजे तक ठीक है और रात में इंस्टेंट खबर ये आती हो कि आप आईसीयू पर, आपके पेशेंट आईसीयू पर, तो थोड़ा सा अचंभव सा लगा, थोड़ी सी चीज़ें अजीब सी फीलिंग हुई कि ये कैसे मुमकिन है। बहरकैफ रात भर बड़ी कस्मोकस में ज़िंदगी वहीं पे आदमी खड़ा रहा, हर चीज़ से मतलब बस कानी ये तरस रही थी कि काश ये खबर झूठी हो जाए कि वेंटिलेटर पे हैं लेकिन स्टेबल हैं, चाहे जो भी चीज़ है। हालांकि उसी दिन मैं आपको थोड़ा सा बैक ले जाना चाहता हूँ कि ओसामा साहब की तरफ से हाई कोर्ट से ऑर्डर भी था कि इनको या तो मैक्स में या तो एम्स में शिफ्ट किया गया। जी। 5 बार के पार्लियामेंटन थे, 1 बार के विधायक रहे हैं और एक कद्दावर नेता थे। कोई आम जनता तो थी नहीं कि आप डीडीयू जैसे हॉस्पिटल में सेम डे राजन तिवारी उसको छोटा राजन को और साहब को सेम डे कोरोना होता है, एक आदमी को आप एम्स शिफ्ट करते हो, दूसरे आदमी को आप डीडीयू शिफ्ट करते हो। खैर साहब कोर्ट की मदद लिए, कोर्ट ने कहा भी कि एक मेडिकल बोर्ड बना, कि मेडिकल बोर्ड जाएगी और वो डिसाइड करेगी कि मैक्स और एम्स, उसमें डिसाइड होगा। दिन में ये चीज़ होता है, शाम में हालात क्रिटिकल होता है और आईसीयू में, और सुबह होते होते उनका डेथ हो जाता है, ठीक, लिटरली। खैर अब उसके बाद से जो कोरोना का प्रोटोकॉल था, हालांकि एक चीज़ समझ में नहीं आया कि कांग्रेस के मेरे ख्याल से सोनिया गांधी जी के बाद से सबसे बड़ा नाम अहमद पटेल साहब का आता है। अहमद पटेल साहब का भी कोरोना काल में ही डेथ हुआ था जी। अगर आप सबको हमें मालूम है। फिर साहबुद्दीन साहब के इंतकाल होने के बाद, मृत्यु होने के बाद, मुझे लग रहा है ईद के बाद बेतिया के या मोतिहारी के शायद कोई नेता थे, मेरे नाम स्किप हो रहा, उनका डेथ भी मणिपुर में हुआ था, जदयू के नेता थे। अहमद पटेल की बॉडी दिल्ली से गुजरात चली जाती है, सेम एक्सीडेंट, सेम सारी चीज़ें, कोरोना से ही उनका भी डेथ हुआ था, तो उनकी बॉडी गुजरात चली जाती है और एक आदमी की मणिपुर से बॉडी बिहार आ जाती है। समझ में नहीं आया कि राजनीति उनके साथ कर कौन रहा है। प्रोटोकॉल तो ठीक है, कोरोना का प्रोटोकॉल था, गवर्नमेंट की तरफ से थी प्रोटोकॉल, लेकिन समझ में नहीं आया कि हो सकता है बहुत सारे लोगों की बॉडी आई गई हो, लेकिन जो बड़े नाम हैं, क्योंकि उसी लेवल के नाम की हम जिक्र कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि उसी लेवल के आदमी के एग्जाम्पल दें, क्योंकि अहमद पटेल साहब को भी हिंदुस्तान, तो मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि उनका बॉडी यहाँ से सीवान उनके गांव प्रतापपुर नहीं गया, इसमें कांग्रेस भी जिम्मेदार है, आरजेडी भी है, बीजेपी भी है, आम आदमी पार्टी भी है, दिल्ली प्रशासन भी है। मैं एक बहुत सिंपल से आपसे क्वेश्चन करता हूँ कि हम 10 साल पढ़ते जी, उसके बाद 10th का पेपर देते, जब डिसाइड होता है कि हमने स्टेट टॉप किया, कि 2nd डिवीज़न आए, कि 3rd डिवीज़न आए, कि 34% आया, कि हम फेल हो गए,
कम से कम पेरेंट्स को दिखता है ना कि हर दिन बिल्कुल। बच्चा स्कूल गया है। यहाँ तो दिखा ही नहीं। कौन थे साहबुद्दीन साहब के इलाज का प्रभारी किसको लालू जी ने बनाया था? मनोज झा जो सांसद थे राज्यसभा से, उनको बनाया था। एक बार कोई आया राजद का नेता पूछने भी या मेहनत भी करने? तो एक चीज़ होता है कि 10 साल पढ़ने के बाद बच्चा फेल हो जाता है तो पेरेंट्स कहता है कोई बात नहीं, अगले साल पेपर दे देना। यहाँ तो किसी ने मेहनत ही नहीं किया सिवाय ओसामा साहब के, सिर्फ सिवाय ओसामा साहब के। उसके बाद से जिस दिन डेथ हुआ है साहब का, जब शाम में फिर एसडीएम या कोई मजिस्ट्रेट आया, साहब से स्टेटमेंट हुआ पोस्टमार्टम के लिए, फिर पोस्टमार्टम हुआ। उसके बाद से भी बहुत सारी दिल्ली सरकार थी या दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन था, उतना डीपली हम लोग को नहीं मालूम था, क्योंकि हम सारे ही ये कह लीजिए कि समझ में नहीं आ रहा था कि जो शहंशाह है वो यहाँ लेटा हुआ है और हम उसकी लाश के लिए लड़ रहे हैं, उसके बॉडी के लिए लड़ रहे हैं। कोई कह रहा है कि वहाँ दफनाया जाएगा, कोई कह रहा है वहाँ दफनाया जाएगा। तो अब सोच लीजिए कि साहब क्या थे और किसको उनसे डर थी, कि उनकी मरी हुई बॉडी से भी उनको डर लग रहा था कि यहाँ मिट्टी नहीं होना चाहिए, वहाँ नहीं होना चाहिए, वहाँ नहीं होना चाहिए। आप सोच सकते हैं कि फिर साहब क्या थे हिंदुस्तान की राजनीति में, कि मरे हुए बॉडी को भी उनके बेटे ने रिक्वेस्ट किया, लेटर लगाया हर तरीके की, कि नहीं जी कोरोना प्रोटोकॉल है, ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता। ठीक है, अरे साहबुद्दीन थे, वो साहब थे। एक और बात समझ नहीं आया, आईटीओ कब्रिस्तान में लेटे हुए दफनाए गए हैं। यहाँ तक कि हमने सुना था कि दिल्ली में जब डिसाइड हो गया था कि दिल्ली में ही दफनाया जाएगा, तो बटला हाउस कब्रिस्तान में भी लाने की 3 कब्रिस्तान के लिए वहाँ से पूछा गया गवर्नमेंट की तरफ से, दिल्ली पुलिस की तरफ से, ठीक, कि वेयर डू यू वांट, कहाँ आप दफनाना चाहते हैं? तो बटला हाउस, शाहीन बाग और एक और आईटीओ था। लेकिन उसमें ये था कि सरकार और पुलिस की ये तत्व थी कि वहाँ जाएगी बॉडी तो भीड़ होगा, वहाँ दिल्ली में ही दूसरे लोकेशन पे जाएगी तो भीड़ होगा, तो भी वो हम लोग कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, कि वहाँ जाएगी तो बहुत लोग हो जाएंगे, कोरोना बम फट जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। मतलब ये सब उनकी तर्क थी। उसके बाद से जो दिल्ली ओखला सभा के विधायक हैं अमानतुल्लाह खान, और दिल्ली वक्फ बोर्ड के चेयरमैन भी, तो उनकी टेरिटरी में किसी का भी डेथ हो जाता है ना, तो वो लीगल हैं कि पेरेंट्स के साथ मिलके वो बॉडी अपने टेक ओवर करने के लिए, जो उन्होंने फिर वो भी पहुँचे, उनको भी पता चला। तो इमरान प्रतापगढ़ी भी आए थे, अमानतुल्लाह खान साहब भी आए थे, लेकिन इमरान प्रतापगढ़ी एग्जैक्ट किसी सरकार के उस पोस्ट पे नहीं थे कि जो उनकी कलम से कुछ हो सकता है। हमदर्दी में आए थे, हमदर्दी में पूछने में, खैरियत में। खैर उनका भी शुक्रगुजार है इंसान कि कम से कम वो आए तो थे। अमानतुल्लाह खान साहब आए, उन्होंने अपने सेक्रेटरी को बुलवाया, जो भी वक्फ बोर्ड के चेयरमैन होंगे, उन्होंने कुछ दिल्ली पुलिस के डीसीपी से उनकी बात हुई। उससे पहले हम सब की ओसामा साहब साथ में हम लोग थे, उनकी काफ़ी एसएचओ से, लोकल पुलिस से काफ़ी, हो सकता है किसी ने एक आध शायद वीडियो भी चलाया था, काफ़ी बहस हुआ इसी चीज़ को लेके कि यहाँ नहीं जाएगी, वहाँ जाएगी, हम बॉडी हैंडओवर नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, दिस टाइप की चीज़ों पे काफ़ी मतलब हॉट टॉक हुआ। फोर्स काफ़ी वहाँ आई थी और हम लोग कुछ चुनिंदे 150-25 ही लड़के होंगे, लड़के ही कह लीजिए, जो एक किसी के बाप के सर से साया उठा हो, वो अपनी बाप की मिट्टी के लिए तड़प रहा हो, और वो भी उसके बाप का नाम मोहम्मद शहाबुद्दीन है। एक और सवाल हम समझना चाहेंगे, इतनी बारीकी से, इतने अच्छे से आप डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब को समझते हैं, तो ये पूरा जो आप देख रहे थे और आप बचपन से ही उनके बारे में आप जानते हैं, बिल्कुल, और ये चीज़ें जो आपके सामने चल रहा था, आपको क्या दिख रहा था? खास करके देखिए, आरजेडी से ही उम्मीद रखना चाहिए, क्योंकि उम्मीद तो सिर्फ हम लोग खुदा से रखते हैं, उसके अलावा तो किसी से उम्मीद ही नहीं रखते। क्या है राजद? राजद की नींव रखने वाला आदमी कौन है?
हु इज़ द फाउंडर मेंबर? तो मतलब आप ये कह रहे हैं मैं कि आपसे पूछ रहा हूँ, आप फाउंडर में कई लोग थे। साहबुद्दीन साहब थे ना हाँ, सर। बारात निकलती है ना तो बाराती 100 होते, लेकिन उसको देख रेख करने वाला सर एक ही आदमी होता है, मैनेजमेंट जिसको बोलते हैं। नहीं तो पता चला कि कोई गाड़ी कहीं लेके गया, कोई गाड़ी कहीं लेके गया, तो बहुत लोगों का मतलब नहीं है कि बहुत लोग थे फाउंडर मेंबर। जाहिर सी बात है, कोई पार्टी बन रही है, बहुत लोग होंगे, जनरल सेक्रेटरी होंगे, ये होंगे, नहीं, वो होंगे। 2-4 लोगों में से डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब भी थे। सबसे फेमस नाम कौन था? लालू जी शहाबुद्दीन के साहब। बाद। उसके बाद आप खुद समझ सकते हैं। तो इसका मतलब आगे के पॉलिटिक्स में डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब के परिवार यानी हिना साहब को लालू परिवार की या आरजेडी की ज़रूरत नहीं है, या उनके बगैर क्या फ्यूचर है? आपको क्या लगता है? इतनी समझ आप रखते हैं? देखिए, जहाँ तक मेरी समझ है, फ्यूचर तो शहाबुद्दीन साहब लोगों का बना चले। अगर शहाबुद्दीन साहब नहीं होते तो राबड़ी देवी मुख्यमंत्री नहीं बन सकती, ये भी आप जानते हैं और बिहार की जनता भी जानती होंगी। और शहाबुद्दीन साहब जैसा मजबूत पिलर, साहब लालू के सरकार में उनके घर पे रेड हुआ, लालू के सरकार के दौरान उनको अरेस्टिंग की गई, लालू के सरकार में सारी एफआईआर हुई, लालू के ही गवर्नमेंट में सबसे कायराना हरकत उनके घर पे हुआ, जो अटैक गोली चला लालू ही की गवर्नमेंट थी, राजद ही की गवर्नमेंट थी ना। जी जी। भाजपा और जदयू, बीजेपी, कांग्रेस, ये वो कोई नहीं थी। तो जो इंसान अपने सिपाही पे गोली चलवा सकता है, सबसे मजबूत सिपा सलाहकार राजद के डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब, और वो दुनिया में ना 100 साल में 150 साल में शहाबुद्दीन साहब जैसा आदमी पैदा होता है दोस्त। हर परेशानी उठाए। जो सवाल जो हमने पूछा उसका जवाब आप नहीं दे रहे, आप उनकी इम्पोर्टेंस एक बता बात रहे हैं समझ कि ना रहे हैं। लीजिए, जी समझ लीजिए एकदम बहुत साफ। लालू जी जब मुख्यमंत्री बने थे ना, MY समीकरण के वजह से बने थे। सिर्फ यादव के वोट बैंक पे राजद का कोई अस्तित्व नहीं है, और वाई के जिस हम M की बात कर रहे हैं, मुस्लिम की, तो एक बहुत सिंपल सी चीज़, खुदा किसकी भविष्य क्या तय करेगा किसी को नहीं मालूम है, कि आज आप अभी हैं कल कहाँ होंगे किसी को नहीं मालूम है। लेकिन सिर्फ आपको क्लियर बता रहा हूँ, सिवान की सिर्फ जनता साहब के परिवार के साथ नहीं है, हिना मैडम के साथ नहीं है, उसामा साहब के साथ सिर्फ सिवान की जनता नहीं है, पूरे बिहार की जनता है। और जो लोग कहते हैं ना कि MY शहाबुद्दीन साहब को कितना वोट पड़ता था, कभी आप नोट कीजिएगा, क्या उतने मुसलमान हैं सिवान में? गैर लोग भी तो वोट देते थे, हर कोई। ये सिर्फ अलग राजनीति का एक दिशा दिया जा रहा है, हिंदू मुस्लिम ये वो, लेकिन ऐसा नहीं है। हम पूछ रहे हैं हिना साहब का क्या होगा? हिना साहब का क्या होगा, राजद का क्या होगा हिना साहब के बिना, ये समझिए आप ग्राउंड पे। हिना साहब का फ्यूचर राजद के बस की है तय करना। साहब आप ही हम हैं कि राजद की तरफ जाएंगे तो राजद मजबूत सरकार होगी। में है वो लोग। क्या होता है, सरकार कब गिर जाती है, कब बन जाती है? इंदिरा गांधी भी हार चुकी हैं चुनाव, हारी है ना, इंदिरा गांधी भी हारी है ना चुनाव। कोई हारता है कोई जीतता है, कल कांग्रेस थी आज भाजपा है, कुछ दिन पहले जदयू भाजपा थी आज जदयू कांग्रेस है। सब ये टाइम का खेल है दोस्त, और जनता जिसके साथ है वही नेता है, नहीं तो जनता नहीं होती ना, तो ना शहाबुद्दीन साहब का नाम होता, ना हिना साहब का नाम होता, ना उसामा साहब का नाम होता। उनके साथ जनता है दोस्त, किया है शहाबुद्दीन साहब ने, वो करके गए हैं, जब जनता उनके पीछे आंख से कंधे मिला के खड़ी है, ऐसे हवा में नहीं खड़ी है। अच्छा आमिर साहब, एक और बात बताइए, आपको क्या लगता है जिस तरीके से जो जनाधार है, जनता उनके साथ है, क्या इसी तरीके से उनके साथ रहेगा?